हाँ, बस आपने जब रिपोर्ट फाइल बनानी है ना तो फिलहाल ये ऑप्शन लिखनी है, यही समझा रहा हूँ। साइट मैप अपना मोड़ दे दे, वो साइट मैप चेंज हो जाएगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो वाला यूआरएल आ जाएगा। यानी कि ये सिंपल यूआरएल आ रहा है वेबसाइट का। आपने क्या लिखा है, साइट मैप कॉलन, बस ऐसे ही है ना, क्या लिखा है आपने, साइट मैप कॉलन और उसके आगे यूआरएल, बस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्रॉलिंग करवानी है हमने, क्रॉलिंग के लिए मैंने क्या स्टैंडर्ड बना दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों के नाम लिखने हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्टैंडर्ड पे स्टूडेंट पूरा नहीं उतरता होगा मैं उसका नाम भी नहीं लिखूंगा, इसका मतलब है वो क्रॉल ही नहीं हो रहा। तो वो इंडेक्सिंग में कैसे आ सकते हैं, वो तो इंडेक्सिंग में भी नहीं आएंगे। जो क्रॉल होगा उन्हीं में से लोग इंडेक्सिंग में आएंगे। यानी कि अगर मैंने 10 लोगों को क्रॉल किया तो इसका मतलब है कि 10 पोजीशंस बनेंगी, ऐसे ही है ना। और अगर मुझे अगले दिन पता लगा नहीं भाई अब 10 नहीं है, आज तो 12 लोग हैं वो वाले, तो एक बंदा और ऐड हो गया बीच में, 2 बंदे और ऐड हो गए, तो क्रॉल लिस्ट मेरी बढ़ गई। मतलब ये क्रॉल लिस्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे। स्टैंडर्ड क्या है कि टॉप किस पे है, टॉप पे किसने आना है, और टॉप पे वो आएगा जो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा होगा, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। इसका एसईओ में कह रहे हैं हम कि जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होगी वेबसाइट, यानी एसईओ के हवाले से गूगल ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, जो सबसे ज्यादा फॉलो करेगी वो वाली वेबसाइट रैंक कर जाएगी, जो उससे कम करेगी वो दूसरे नंबर पर आएगी। इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। लेकिन इंडेक्सिंग से पहले क्या होना है, क्रॉलिंग होनी है, और क्रॉलिंग सिर्फ उसी की होनी है जो क्रॉलेबल होगी, यानी जो क्रॉल स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती होगी, ठीक है। और इससे हम क्या बता रहे हैं, इससे हम रोबोट्स की फाइल से हम बता रहे हैं कि भाई ये वाले क्रॉलर्स हैं जो हमारी वेबसाइट को आके क्रॉल करें। और ये कैसे बता रहे हैं, क्रॉलर का बताने के लिए हम टर्म यूज करते हैं यूजर एजेंट, ठीक है ना, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जितने भी क्रॉलर्स हैं सारे हमारी वेबसाइट पर आए। कि कभी वेबसाइट हो सकता है याहू पे खुलती हो, कभी एमएसएन पे खुल जाती हो, मैं क्या पता किस पे कौन बोलने वाला है, लेकिन मोस्टली हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं गूगल पे। तो हमने कहा स्टैरिक का क्या मतलब हुआ, सारे क्रॉलर्स, ठीक है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं, हमेशा हमने स्टैरिक ही करना है। अच्छा, उसके बाद आगे हमने क्या कहा, हमने कहा डिसअलाउ कॉलन। अब हमने जब होस्टिंग में प्रीवियस लेसन में मैंने वेबसाइट अपलोड करनी आपको सिखाई भी थी, है ना, और वेबसाइट हमने अपलोड की भी थी, तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अब मुझे लग रहा है कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जिन्हें मैं क्रॉल करवाना ही नहीं चाहता, ठीक है, यानी कि उसका क्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रॉल से किसका ताल्लुक है, आपकी इंडेक्स की फाइलों का ताल्लुक है, HTML फाइल का ताल्लुक है, इमेजेस का ताल्लुक, इन चीज़ों को क्रॉल होना चाहिए ना। बाकी अगर मैंने कुछ रखा हुआ है, जैसे हम जब भी किसी होस्टिंग में जाएं तो ये एक सिस्टम फोल्डर बनता है, उसमें CGI में ये सिस्टम फोल्डर होता है जो वो होस्टिंग के अकाउंट में खुद ही बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हमें क्रॉल नहीं करवाना, इसका हमारे डाटा से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, इसको डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ फोल्डर्स ऐसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बैकअप हर 2 दिनों के बाद अपनी वेबसाइट को अपडेट करता हूँ, तो अपडेट करने के बाद एक उसका पुराना वर्जन होता है, एक उसका नया वर्जन होता है, ऐसे ही है ना। मतलब एक इंडेक्स की फाइल का पुराना वर्जन होगा, एक इंडेक्स की फाइल का नया वर्जन होगा, एक गैलरी की फाइल का पुराना वर्जन होगा, एक नया वर्जन होगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक टेम्प का फोल्डर बनाया हुआ और पुराने वर्जन उसमें डाली जा रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर। उसका फायदा मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ताकि मेरे पास पुरानी वेबसाइट भी सेव रहे, ठीक है, मेरे पास होस्टिंग तो है, स्पेस तो है, मुझे ये पता लग जाए ना मैंने 25 तारीख को जो चेंज की थी, तो मेरा जो क्लाइंट है ना मुझे कहता है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो गई है, 25 वाला डाटा वापस अपलोड कर दो, तो मैं उसे अपलोड कर सकूँ, मेरे पास सब कुछ पड़ा हो, बजाय से मैं कहूँ कि मैंने तो उसे ओवरराइट कर दिया। तो अब वो ऐसा फोल्डर है टैब का जिसे मैं क्रॉल तो नहीं करवाना चाहता, तो मैं डिसअलाउ कर दूंगा उसको, मैं भाई इसे क्रॉल नहीं करना, आपने इस फोल्डर को आप क्रॉल नहीं करो, ठीक है। सो हमें ये समझ में आ गया कि हम किसको कहेंगे क्रॉल नहीं करो। उसके बाद जिसे हमने क्रॉल करना है, या हम ये कह दें कि भाई ये 2 फोल्डर्स हैं जिन्हें हम क्रॉल नहीं करना चाहते, और इसके अलावा जितने भी फोल्डर्स हैं हम सबको क्रॉल करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाली ऑप्शन में क्या दिया कि डिसअलाउ CGI बिन, इसका मतलब है इसे क्रॉल नहीं करना, और अलाउ कॉलन का मतलब ये हुआ कि भाई इसके अलावा सबको क्रॉल कर दो। और अगर सर जी जिस तरह आपने यूज किया डिसअलाउ और CGI बिन, आपने एक फोल्डर है, अगर 2 फोल्डर ऐड करने हैं हमने, हाँ जी, तो दोबारा डिसअलाउ का टैग यूज करना बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल दोबारा ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखें इस तरह करें आप। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने इसको भी डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं भाई टेम्प के अंदर सपोज कर रहे हैं, चलो ये इससे नहीं सपोज करते हैं, इसके एक और फोल्डर है XYZ,
और इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है ali.html। अब मैं सिर्फ इस फाइल को रोकना चाह रहा था, तो अब मैंने क्या किया, उस फाइल का भी नाम बता दिया। उस फाइल का नाम यानी कि फोल्डर का बताना है तो फोल्डर का बता दें, उसका मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ ही डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर फाइल का नाम बताएंगे तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ ये वाली फाइल, या इसी तरह मैं जैसे टैम में कहता कि 10 फाइलें पड़ी हैं और मैं 2 को करना चाहता तो मैं उनके नाम लिख देता। ठीक है, चलो अब आगे जाए। आगे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे दोनों ऐसे हमारी सूरतों में नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, रिक्वायरमेंट हो, उसके बाद साइट मैप देना है हमने, तो साइट मैप कॉलन लगाना है और उसके बाद यूआरएल कॉपी कर लेना सिंपल अपनी वेबसाइट का। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका यूआरएल, और ये यूआरएल है, यहाँ पर कहीं रोबोट शोबोट नहीं लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा ना, यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट बताइए हमने। इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई इसका साइट मैप भी बना हुआ है, हम क्राउलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, सो हम क्राउलर को ये सारी बातें बता रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई ये वाले क्राउलर्स होने चाहिए, ये अलाउ होना चाहिए, ये डिसअलाउ होना चाहिए, और परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने साइट मैप भी बनाया हुआ है, ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप साइट मैप देख रहे हो तो यहाँ से देख लो। समझ आ गई बात की? ये है हमारी रोबोट फाइल, और इसका नाम हमने क्या रखना है, इसका नाम हमने, ये HTML फाइल नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, सो इस फाइल का नाम आप रखोगे robots.txt, और ये हर वेबसाइट में होनी चाहिए, और हर वेबसाइट में इसका यही नाम होगा, मगर हर वेबसाइट में इसका कंटेंट चेंज हो सकता है, और साइट मैप तो होगा ही चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट फाइल जब हम बनाएंगे तो उससे पहले हमें साइट मैप बनाना है, तभी उसमें मेंशन कर पाएंगे ना। अगर साइट मैप ही नहीं बना हुआ मेरी वेबसाइट का, तो साइट मैप के अंदर जब हम लिखेंगे तो एरर पेज ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स को बनाने से पहले और अपलोड करने से पहले हमारे पास साइट मैप होना चाहिए। और हमने इसको कहाँ अपलोड किया हुआ था, जरा उधर चलते हैं, एक बार खोल कर देखते हैं। वेबसोल में, कल प्रीवियस लेसन में हम लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, वेबसोल में काम कर रहे थे ना। लेकिन जी मैं वेबसोल में वापस आ गया हूँ। यहां से क्लाइंट एरिया में आए, साइट मैप वो था ना जो हमने उसको वहां से क्रिएट करना था ऑनलाइन जाके, कल प्रीवियस लेसन में पढ़ा था ना। साइट मैप बनाया भी था, साइट मैप अप्रूव भी करवाया था, साइट मैप अपलोड भी करवाया, 3 काम किए थे हमने। पहले साइट मैप बनाया, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर से बनाया था। मैं अच्छा, लेट ही बना था ये, मैं कही तो लेट ही बना था, आखिर में बना होगा, एंड में बना था ना। पहले हमने साइट मैप जनरेट किया, जब वो जनरेट हो गया उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, हमारी वेबसाइट का हिस्सा बन गया वो। उसके बाद जब हमने गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट अप्रूव कराई, तो सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट आ गई, वहां जाकर साइट मैप सबमिट किया, उसने सक्सेस भी शो किया कि अपलोड हो गया है। ठीक है, क्या मतलब, पुरानी बात कर रहे हो कि अभी की बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, हाँ वो इसलिए कि वो वेबसाइट बड़ी है ना। उर्दू पॉइंट आप देखिए, उर्दू पॉइंट का न्यूज़ सेक्शन अलग है, एंटरटेनमेंट सेक्शन अलग है, तो उसने क्या किया हुआ है कि हर सेक्शन के अलग अलग साइट मैप सबमिट किए हुए हैं। क्योंकि हम जिस वेबसाइट को स्टैंडर्ड बनाया, हम तो स्टैंडर्ड एक कंपनी की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट में तो लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी वहाँ पर लोग लिंक्स भी लगाते हैं। तो जितनी बड़ी वेबसाइट है, लाजमी बात है उसका स्ट्रक्चर जो बड़ा हो गया, तो वो समझाने के लिए उसने हर चीज़ को अलग अलग बताया हुआ है। अब ये साइट मैप इसको समझा रहा है, क्लाइंट के साथ इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, जीरो ताल्लुक है क्लाइंट के साथ, मतलब यूजर के साथ जो आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका टोटल ताल्लुक इससे क्राउलर से है, क्राउलर को गाइड दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है। जैसे हमें गूगल मैप चाहिए ना किसी जगह पहुंचने के लिए, अगर हमें एड्रेस नहीं आता, इसी तरह वेबसाइट को साइट मैप चाहिए, यानी क्राउलर को साइट मैप चाहिए। उसको जब साइट मैप मिल जाएगा तो उसको पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए क्रॉल करना आसान हो जाएगा, और वो अपने क्रॉल बजट में अच्छे तरीके से क्रॉल कर लेगा उसको। ये लेंगे इधर आए जरा वापस, ये लॉग इन टू सी पैनल करते हैं।
जी आगे किस नाम से वेबसाइट बनाई थी हमने बोला? नजीब एंड सन्स के नाम से। ओके, ऑलरेडी पड़ी हुई है वहाँ पे वेबसाइट। हाँ, अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया हूँ, देखें इसमें ऑलरेडी रोबोट्स भी पड़ा हुआ है ना? ओके, जरा चेक करें इसका रोबोट्स क्या कह रहा है। नजीब एंड सन्स, इसको एंटर करते हैं, देखते हैं इसका रोबोट क्या कह रहा है। ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से मैंने जो प्रोजेक्ट अपलोड किया उसके साथ ही आ गया था। हाँ, सो इसके रोबोट फाइल को रीड करते हैं, स्लैश ऐसे ही रीड करना है। देखें जरा, क्योंकि किसी और वेबसाइट का रोबोट है तो इसलिए स्ट्रक्चर भी दूसरा बना हुआ है, इसलिए मैं इसको चेंज करता हूं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वही कर दें जो यहां होना चाहिए। ये यूआरएल ले लो, रोल सी, टेक्स्ट में आए और कंट्रोल वी। ठीक हो गया। ये वेबसाइट है ना जिसको हम साइट मैप को बताना, साइट मैप बता रहे हैं क्रॉलर को। अब मैं कहता हूँ फाइल सेव एज, बेशक इसको मैं इधर डॉक्यूमेंट्स की बजाय कहीं और रख लेता हूँ। हाँ नहीं, मैंने छोड़ दिया था, सेव नहीं था किया। ठीक है, रोबोट्स txt भी लगाने की जरूरत नहीं, क्या ख्याल है, जरूरत है कि नहीं है? वो ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल बना रहा है। ठीक है, म्यूजिक के फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसको सेव का बटन दबाते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं इधर, यहाँ से आते हैं इधर सी पैनल में। चाहें तो इसको पहले डिलीट कर लें, डिलीट नहीं करते तो ओवरराइट भी कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंफर्म। यहाँ पर आए ज़रा, अब रोबोट को एंटर करके देखें। अभी तक मैंने वो अपलोड नहीं किया, अब एरर आ गया। ये 404 का जो एरर होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट कोई पेज नहीं है। और ये वाला जो एरर है, ये भी बहुत डैमेज करता है आपके एसईओ स्कोर को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पेजेस अगर आपकी वेबसाइट पर हों जो कि लिंक में नज़र आ रहे हों लेकिन पेजेस एग्जिस्ट ना करते हों, तो ये भी आपके एसईओ स्कोर को बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे किसी को आप अपने ऑफिस का पता दें और आप वहाँ पर हो ही ना, तो आपकी इंप्रेशन ख़राब होगा कि इन्होंने झूठ बोला है हमसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो रही है कि जैसे भी फेक एड्रेस है कोई, ये भी। लेकिन ये होता क्यों है? ये फेक होने की वजह से नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है कि समटाइम उसने लिंक बनाया होता है, बाद में उसको चेंज कर देते हो, उसका नाम चेंज हो गया लेकिन हर जगह पर उसको मैनेज नहीं किया, इस वजह से ये इशू आता है। अब हम इसकी रोबोट फाइल अपलोड करने लगे हैं। यहाँ से अपलोड का बटन दबाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और म्यूजिक में रखा था मैंने इसको, इस पे आ जाओ, रोबोट्स, यही है। चलो, अब ये रोबोट आ गई, अब इसको रिफ्रेश करें, ठीक हो गई। अब रोबोट्स की फाइल बन गई पूरी। तो ये स्टोरी थी रोबोट्स की। अब जरा इसकी स्लाइड को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। मैंने सब कुछ बताया आपको, लेकिन एक दफ़ा स्लाइड से भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। A robot file resides in the root directory of your websites, ऐसे ही है, वेबसाइट की रूट पे रखा ना मैंने इसको। And give search engines crawlers instruction as to which pages they can crawl and index। यही बताया था आपको कि भाई ये क्रॉलर को बता रही होती है कि कौन से पेजेस को इंडेक्सिंग करनी है और कौन से को नहीं करनी है। Robots is a plain text file that follow the robots exclusion standards। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि बता रही होती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें वेबसाइट में से एक्सक्लूड करो क्राउलिंग के लिए। यही बताया था आपको मैंने, कैसे एक्सक्लूड करवाती है, डिसअलाउ करके, ठीक है। A robot file consists of one or more rules। ये जो हमने 4 लाइनें लिखी हुई थी, बेसिकली क्या किया था, रूल्स बनाए थे, ठीक है। Each rule blocks or allows access for a given crawler to specific file path in that website। यही कहा था हमने कि हर रूल बता रहा होता है कि कहाँ पर एक्सेस लेना है और कहाँ पे एक्सेस नहीं लेना, ठीक है जी। The robot exclusion standard also known as the robot exclusion protocol, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम इसे कह रहे हैं exclusion standards और इसको exclusion protocol भी कह सकते हो, ठीक है। Or simply robot text file is a standard used to website to communicate with web crawlers and other web robots, ठीक है। नीचे आ जाओ। What happen if you don't have a robot file?
ये भी मैं अभी बताया था आपको। क्या होगा अगर आपने रिपोर्ट फाइल बनाई ही नहीं है, फिर क्या होगा? आपने रिपोर्ट फाइल नहीं बनाई और आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब क्राउलर को आपने नहीं बताया कि भाई किसको क्राउल करना है और किसको नहीं करना। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा ना, जैसे मुझे आपके क्लासरूम में आने से पहले ही बता दिया जाए कि भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है, तो मुझे आपके नामों का पता होगा। लेकिन अगर मुझे क्लासरूम में आकर नामों का पता लगवाना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। या मैं कहूँगा आपके एडमिशन हो गए, आपकी अटेंडेंस फाइल मेरे पास आई और उन्होंने कहा इनकी स्लिप्स लें और अटेंडेंस पे लिख दें आप उनके नाम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। इसी तरह क्राउलर का भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जब क्राउलर का टाइम वेस्ट होगा तो हो सकता है कि क्राउलर का इतना ही टाइम हो जितने टाइम में वो सिर्फ ये डाटा ही कलेक्ट कर ले। अभी वो क्राउल नहीं किया उसने, उसको सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन ही मिली और उसका क्राउल बजट खत्म हुआ और चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस विजिट में उसने क्राउलिंग नहीं की। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रोबोट फाइल के ना होने का। कोई मसला नहीं है तो ना सही, मैं क्या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रोबोट खुद कर लेगा। लेकिन फिर हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो कब कब हमें क्राउल करेगा और कब विजिट वैसे ही चला जाएगा उसका, ठीक है। What happens if I accidentally block search engines from accessing my website? सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सीडेंटली ब्लॉक करवा लेते हैं वेबसाइट के कुछ फोल्डर तो वो क्राउल तो नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही है ना, यही पढ़ा था ना मैंने, गलती से भी ऐसे हो जाए तो क्या होगा। Why use a robotex फाइल? ये सारी कहानी अभी हमने सुन ली है कि robotex फाइल क्यों बनानी जरूरी है, समझ आई है ना, ठीक है। अच्छा जी, 2 important things to know about robotex. The first thing is that any rule you add to the robots are directives only, ठीक है। कहता है ये directives only है, this means it does not up to the search engine to obey and follow the rules. कहता है ये आपने उसको रूल बनाकर दे दिए, उसको डायरेक्शन दे दी है, ऑर्डर नहीं दिया आपने, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज क्राउलर को कहा था कि भाई मेरी फाइल को क्राउल करना है तो आज मेरी फाइल क्राउल हुई क्यों नहीं, ठीक है। इसका कोई चैलेंज नहीं कहता, आप उसको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं क्राउल किस तरह करना है, उसका अपना एक मेथडोलॉजी है, उसके मुताबिक उसने क्राउलिंग करनी है। इन मोस्ट केसेस दे डू, बट इफ यू हैव द कंटेंट दैट यू डोंट वांट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, द बेस्ट वे टू पासवर्ड प्रोटेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्टरी और पेज। कहता है एक तरीका ये भी है कि आप एक काम कर लें कि आपकी जो फोल्डर हो उसको पासवर्ड लगा लें, ताकि वो पासवर्ड के बगैर तो खुलेगा ही नहीं, और जब वो खुलेगा नहीं तो उसको एक्सेस कैसे करेगा, वो एक्सेस भी नहीं कर सकता वो उसको, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट इवन इफ यू ब्लॉक अ पेज और डायरेक्टरी इन रोबोट, इट कैन स्टिल अपीयर इन द सर्च रिजल्ट्स, इट हैज अ लिंक। अच्छा, उसका कहता है आपने तो ब्लॉक कर दिया, मिसाल के तौर पर जी मैंने ब्लॉक कर दिया एक पेज गैलरी का, सपोज करते हैं, हाँ gallery.html का मैंने पेज ब्लॉक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, समझ में आ गई कि क्राउलर इस पेज को क्राउल नहीं करेगा। लेकिन मैंने क्या किया हुआ, मेरा जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर मेरा 3 लिंक हैं जो कि गैलरी पर जाते हैं, ठीक है। लिंक पे क्लिक करता हूँ तो गैलरी का पेज ही खुलता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्राउल हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा, होम पेज से तो हो रहा है, क्योंकि होम पेज तो आप क्राउल करवा रहे हैं। जब वो कोई होम पेज पे क्राउलर आया है, उसने लिंक को रीड किया तो उसने उसको क्राउल करवा दिया। बात समझ में आया? क्योंकि आपने होम पेज को तो क्राउल करने से मना नहीं किया, होम पेज करा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये आपने ज़हन में रखना है कि जिसको आप क्राउल नहीं करवा रहे उसके लिंक को भी डिसेबल करें फिलहाल उस टाइम के लिए, जब तक आपको क्राउल नहीं करवाना। बेसिकली ये इसलिए भी तो हो सकता है कि कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जैसे इस कमरे में कोई काम हो रहा हो तो कमरा बंद कर देंगे ना वो थोड़ी देर के लिए, कि जनाब उधर पंखा लग रहा है, उधर एसी ठीक हो रहा है, उधर पेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा काम हो रहा होगा तो रूम को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसको आप क्राउल नहीं करवाना चाहते तो आपने ये नहीं समझना कि बस उस फाइल का नाम बताया तो वो क्राउल नहीं होगी, बल्कि अगर वो फाइल किसी दूसरी फाइल में लिंक की सूरत में मौजूद है तो आपको लिंक को भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फाइल क्राउल होगी। हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता लगेगा सर्च कंसोल से कि हम क्राउल हुए हुए हैं। हम मूव करेंगे ना, जब हम क्राउलिंग करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो शुरू में मतलब मैं से कहूँ भाई महीने में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इसे ये कहता हूँ। और महीने के बाद उसको जो रिजल्ट नज़र आते हैं वो कैसे नज़र आते हैं? जब हमने काम शुरू नहीं किया था तो उसकी वेबसाइट कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है, मतलब उसकी वेबसाइट नज़र ही नहीं थी आती थी। लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो उसकी वेबसाइट ना नज़र आना शुरू हो गई। कैसे? मतलब कभी वो 10वें पेज पे नज़र आया, 10वें पेज पे, 10वें नंबर पे नहीं, मैं कह रहा हूँ 10वें पेज पर। पहले तो वो नज़र ही कहीं नहीं थी आती ना,
वेबसाइट का नजर आने का मतलब क्या है? कीवर्ड के अगेंस्ट। वैसे तो अगर कोई बंदा लिखे peaksolutions.com, abc.com, xyz.com, वेबसाइट आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर सपोज कर रहे हैं और हमने किसी कॉलेज की ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, किसी की वेबसाइट की, वो पहले ऑप्टिमाइज नहीं थी, तो हमने जब काम शुरू किया तो उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया। क्रॉल करने का मतलब क्या होगा? मुझे नजर आई 10वें पेज पर, फिर मुझे कभी नजर आई 7वें पेज पर, फिर वापस चली गई 9वें पेज पर, फिर आ गई 5वें पेज पर, फिर आ गई 4थे पर, फिर चली गई 7वें पर। अब मतलब क्या हुआ? क्रॉलिंग हो रही है इसकी, हाँ, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है। और जब वो इंडेक्स हो जाएगी ना प्रॉपर, क्योंकि होता ही है कि नीचे जब चली जाती है तो हो सकता है उससे कोई अच्छी वाली वेबसाइट ऊपर आ जाती हो, तो जब उसको समझ आ जाएगी क्रॉलर को कि ये पूरे स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसको फिक्स कर देगा फिर एक जगह पर, फिर वो हिलेगी नहीं। जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन का टाइम होता है वो 4 से 6 महीने और 6 से 8 महीने का होता है। यानी आप किसी की एसईओ करो तो उसने इतना टाइम लेना है, लेकिन अगर आपने अच्छी वाली ऑन साइट एसईओ की हुई है तो आप कम से कम एक कीवर्ड के ऊपर तो उसे 1 महीने में ऑप्टिमाइज करके दे सकते हो। और मैंने आपको इसकी साइंस भी बताई है कि भाई नहीं हो रही वेबसाइट में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 कीवर्ड थे, 6 के 6 कीवर्ड्स की सब डोमेन्स बना दी, कीवर्ड्स की सब डोमेन्स बना दी। मतलब कीवर्ड्स की सब डोमेन कैसे बनेगी? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर .peaksolutions.com, ठीक है, बेस्ट IT कॉलेज इन लाहौर .peaksolutions.com। अब क्या हुआ, ये जो 2 टर्म्स मैंने यूज किए ये कीवर्ड्स थे और इनके मैंने अलग-अलग पेजेस बना दिए। मैंने क्या कहा, महीने में अगर आप अच्छा पेज बनाओगे तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब पीक सोल्यूशन पे डायरेक्ट तो नहीं हो जा रहा, लेकिन इसकी सब डोमेन पे आना शुरू हो गया, सब डोमेन ऊपर आ गई, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाई हुई है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की, वो रैंक कर जाती है ना ऊपर, वो ऊपर नजर आना शुरू हो गई है। तो वो कीवर्ड को हमने सब डोमेन पे रैंक कराया हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको रैंक करवा सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया सारा, हाँ, सब कुछ वही आ रहा है। यूजर एजेंट क्या होता है पता लग गया आपको? ये एक लिंक भेजा होगा मैंने, इस पर क्लिक करके देखिएगा, ये फाइल मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। इसमें क्राउलर्स की लिस्ट आ जाएगी, क्राउलर्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है, कि मुख्तलिफ सर्च इंजन के कौन कौन से क्राउलर्स हैं। ये तरीका लिखा हुआ है, ये जो मैं भी एक्सप्लेन भी कर रहा था कि कैसे कैसे हम डिसअलाउ कर सकते हैं, कैसे हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। साइट मैप ये भी हमने समझा अभी, साइट मैप हमने कैसे लगाना है। वर्चुअल रिपोर्ट फाइल, अभी हमने एक फाइल बनाई है, उसको हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल रिपोर्ट फाइल है। अब हम दूसरी फाइल की बात कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं वर्चुअल रिपोर्ट फाइल। ये वर्चुअल रिपोर्ट फाइल से क्या मुराद है? वर्चुअल रिपोर्ट फाइल से मुराद है कि ये फाइल फिजिकली क्रिएट नहीं की हमने, ये कहाँ बनती है? ये बनेगी वर्डप्रेस में, ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस के लिए साइट की इसकी ज़रूरत है, रोबोट्स की ज़रूरत है, तो वर्डप्रेस रोबोट्स की फाइल के लिए प्लगइन यूज़ करता है एसईओ का, तो उसके अंदर ही रोबोट्स फाइल की ऑप्शन आ जाती है, यानी कि उसके अंदर पहले से ही रोबोट फाइल बनी होती है। इसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल रोबोट फाइल, यानी इसको मुझे अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही मौजूद है। और ये उसका एक कोड लिखा हुआ है, अगर ये कोड ना हो तो आप उसको लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। आपको इन चीज़ों को जिससे अलाउ करवाना है। नीचे आए और नीचे आओ ज़रा, ये टर्म क्या लिखी हुई है? क्रॉल बजट। मैंने आपको बताया था ना क्रॉल बजट क्या होता है। समटाइम्स यू डोंट नो यू वांट सर्टेन पेजेस टू क्रॉल एंड इंडेक्स ड्यू टू सर्टेन रीजंस। क्रॉल बजट क्या चीज़ है जी? क्रॉल बजट मतलब कितने टाइम के लिए उसने आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना है। और नीचे आ जाए, ये चीज़ देख लें। अब ये क्या है? वर्डप्रेस हो गया। अब हम वर्डप्रेस में आ गए, यानी कि ये वर्डप्रेस में हम आ गए। अब वर्डप्रेस में हमने क्या इंस्टॉल किया हुआ है? ये एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, योस्ट, ठीक है। ये वर्डप्रेस में 2-3 प्लगइन्स हैं जो हम एसईओ के लिए इंस्टॉल करते हैं, उनमें से एक योस्ट है पॉपुलर, एक मैथ रैंक है, ठीक है, और एक एसईओ के नाम से है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है ना, वो योस्ट का प्लगइन है। उसके दूसरे नंबर पर जो है वो मैथ रैंक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये एसईओ का काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैं एक लेक्चर दूंगा, वर्डप्रेस का पूरा इंटरफेस खोल के दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एसईओ कैसे अप्लाई करते हैं। वहाँ पर एसईओ को अप्लाई करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू HTML फाइल। HTML फाइल में सब कुछ कोडिंग से कर रहे हैं, वहाँ पर जो है सब कुछ विजुअल है, ठीक है, विजुअल इंटरफेस से करोगे। ये क्या करना है आपने? एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल है,
उसके बाद आपने कहाँ जाना है, फाइल एडिटर में। नीचे आते जाइए, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ है, एसईओ, एसईओ के बाद टूल्स, टूल्स के बाद फाइल एडिटर, आपको ये नजर आ जाएगी खुद ही फाइल। इट्स फाइन, देन इट्स ओके, यानी कि आपने अपनी रोबोट्स की फाइल को यहाँ भी देख लिया आकर, ठीक है। चलो जी, काम खत्म। एक टॉपिक और करते हैं क्विकली। हाँ, ये फाइल मैंने आपको भेज दी है, ये आपके ग्रुप में आ गई है, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, इधर से ना एक और लेते हैं। कैनोनिकल नहीं पढ़ाया ना आपको मैंने अभी, ठीक है। ये कैनोनिकल मैं उठा रहा हूँ और इसको भी मैं आपके ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। चलो, ये भी ग्रुप में चली गई है, ठीक है। अब ये कैनोनिकल क्या चीज़ है, याद रखें कि एसईओ के अंदर अगर आप क्विक एसईओ करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है वो है यूनिक कंटेंट का, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है वो किस चीज़ का है, यूनिक कंटेंट का। तो हम एक काम करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को